बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान अना यूसुफ और प्रोग्राम सिटी 10 में आज का टॉपिक बहुत अहम है। अहम इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आपके बच्चे आपके लिए, मेरे बच्चे मेरे लिए, हम सब के बच्चे हम सब के लिए बहुत अहम होते हैं। इनकी नशनुमा, इनका खेलना कूदना, इनका बढ़ना हमारे लिए एक बहुत अहम मरहला होता है। बट कुछ चीज़ें जिनको शायद हम इग्नोर कर देते हैं, जो खामोश होती हैं, हमारे बच्चे उसका शिकार होते हैं और हमें पता नहीं होता। आपका बच्चा मोटा होता चला जा रहा है, आपके बच्चे को कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि अनयूजुअल हैं, उनको तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। बच्चों में एक ऐसा मर्ज जो कि बढ़ता चला जा रहा है, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। सिम्टम्स पे गौर कीजिएगा, अलामात को गौर से सुनिएगा, इलाज की तरफ जाना वक्त की अहम ज़रूरत है। अगर आपके बच्चे में ये अलामात हैं तो जान लें आपका बच्चा डायबिटीज़ का शिकार है। परेशान होंगे आप, बच्चों में शुगर का मर्ज क्यों बढ़ता चला जा रहा है, वजूहात इसकी जानेंगे, इलाज इसका जानेंगे और आपको करेंगे मोहतात। डॉक्टर शहराम हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे एंड यस, एक बहुत अहम पार्ट प्रोग्राम का हिस्सा होगा जिसमें हम बच्चों की डाइट भी आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हैं आप? जी जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों में शुगर बढ़ती चली जा रही है? जी डेफिनेटली बच्चों में शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। देखें, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चों में और बड़ों में शुगर का डिफरेंस होता है। बड़ों में जब शुगर होती है तो उसके और साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं और उसकी एटियोलॉजी, उसकी काज और होती है। लेकिन बच्चों में शुगर की अलामात भी और होती हैं और उसकी काज भी और होती है। बड़ों में जो होती है वो होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, कि इंसुलिन जो कि शुगर को कम करती है वो कम तो हो रही होती है, लेकिन उसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो हो जाती है कि वो असर करना छोड़ देती है। लेकिन बच्चों में ये होता है कि जो इंसुलिन है वो बननी ही बंद हो जाती है। इसको कहते हैं इंसुलिन टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस। टाइप 1 डायबिटीज बच्चों को होती है, इंसुलिन बनना बिल्कुल बंद हो जाती है। खतरनाक है? बिल्कुल, डेफिनेटली खतरनाक है, जानलेवा है। बिल्कुल। देखें, उसमें ये होता है कि इंसुलिन की वजह से जब शुगर आपके जिस्म के अंदर जज़ब नहीं होती तो उसकी वजह से शुगर लेवल हाई होना शुरू हो जाता है। जब शुगर लेवल हाई होना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से कई अलामात बच्चे में ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि प्यास का ज़्यादा लगना, ज़्यादा पेशाब करना और बच्चे को भूख ज़्यादा लगना, और इसके साथ साथ बच्चे का वेट लॉस बड़ी तेज़ी से हो रहा होता है। बच्चों में और बड़ों में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि बड़ों में अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो तो वो थोड़ी देर में बाद में प्रेजेंट करते हैं, तो वो ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस के साथ प्रेजेंट नहीं करते। लेकिन बच्चों में अगर ये टाइमली डायग्नोज ना हो और उनका पता ना चले बच्चों को और माँ बाप को कि ये क्या बीमारी है, हमारे बच्चों को क्या हो रहा है, तो बच्चे बड़ी सीवियर कंडीशन में, कोमा की कंडीशन में हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। बच्चों में अगर शुगर कंट्रोल ना हो, माँ बाप को पता ना चले, तो बच्चे कोमा की सूरत में वो प्रेजेंट करते हैं। तब पता चलता है आपको जब आपका बच्चा होश खो बैठता है। इस वक्त से आपको बचना है। डॉक्टर साहब अलामात पे ज़रा रोशनी डाल दे ताकि पेरेंट्स जो है इस चीज़ का ख्याल करें। देखें, जैसे मैंने पहले बताया है, अगर बच्चे को प्यास यकदम ज़्यादा लगना शुरू हो जाए, पेशाब ज़्यादा करना शुरू कर दे, भूख ज़्यादा लगना शुरू हो जाए और उसके साथ बच्चे का वेट लॉस होना शुरू हो जाए, तो ये अलामात हैं इनिशियल, जिसमें बच्चे को आपने ज़रूर अपने डॉक्टर को जाके चेक करवाना है, क्योंकि ये इस अलामात के बिना पे वो फिर टेस्ट करा के देखेंगे। क्योंकि इनिशियली अगर शुगर लेवल हाई है तो उसमें बच्चों में हमें, क्योंकि इंसुलिन बन नहीं रही होती, फ़ौरन इंसुलिन देनी पड़ती है। तो जिसकी वजह से अगर इंसुलिन ना दें तो बच्चों में तेज़ाबियत होनी शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं डायबिटिक कीटोसिडोसिस। कीटोसिडोसिस ये है कि बच्चे की सांस की रफ्तार तेज़ होना शुरू हो जाती है, पानी ज़्यादा निकलने की वजह से डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से अक्यूटली बच्चों के गुर्दों पे, जिगर पे, ब्रेन पे असर आना शुरू हो जाता है। अगर वो ज़्यादा देर तक परसिस्ट कर जाए और एमरजेंसी में आप ना लेके जा सकें तो बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। जितने मेन ऑर्गन हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, वो मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। डेफिनेटली। देखिए, किस एज के बच्चों को डायबिटीज़ का खदशा है? देखें, जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप है, हम तो 1 साल से बाय बर्थ से लेके 18 ईयर्स तक हम इसको लेते हैं। लेकिन जो आजकल बच्चों की जो रेंज है वो किसी भी एज के बच्चों को हो सकती है। अच्छा। बर्थ पे भी इवन बच्चों को होती है। अच्छा। लेकिन उसकी भी मॉनिटरिंग करके देखते हैं। बाज़ वक़्त वो स्ट्रेस रिड्यूस होती है जो पैदाइश के बाद न्यूनेटल लाइफ में होती है, लेकिन बाद में जो बच्चों में होती है उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जेनेटिक फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, और इसके अलावा आपकी डाइट रिलेटेड चीज़ें हैं और एक्सरसाइज है, जैसे कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स में ये सारी चीज़ें आपको कोइंसाइड करके आपकी एग्रीवेट कर देती हैं सिम्टम्स। डॉक्टर साहब, बच्चों में, बड़ों में तो हमने ये सुना शुगर हो गई तो फिर वो ताहियात रहेगी, आपको अपना लाइफस्टाइल ऐसा मैनेज करना है कि जिसको आपने कंट्रोल में रखना है तो आप सही रहेंगे। बच्चों की शुगर भी यही है?
डेफिनेटली ये मैं मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं, ठीक है, कि अगर वो एक दफ़ा हो जाएं बच्चों में और बड़ों में, उसके इलाज ताहयात रहता है, सारी ज़िंदगी देना पड़ता है। कुछ लोग, क्योंकि जो लोगों को, बच्चों को शुगर हो जाती है या कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, तो लोग अपना कहते हैं कि जी हमारा बच्चा किसी तरीके से ठीक हो जाए, किसी हकीम के पास चले जाते हैं, किसी दूसरे डॉक्टर्स के जो कि वेल इक्विप्ड या वेल एजुकेटेड नहीं है, उनके पास चले जाते हैं, तो वो कहते हैं कि जी आपके बच्चे की शुगर ठीक हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। शुगर एक दफ़ा हो गई है तो इसका इलाज सिर्फ बच्चों में, ख़ास करके टाइप 1 डायबिटीज़ में, इंसुलिन लगाना ही है। इंसुलिन लगा, वो ताहयात लगती रहेगी। ताहयात लगती डॉक्टर साहब, रहेगी। बच्चों में मेल लड़कियों में या लड़कों में टेंडेंसी किस में है ज़्यादा, या इक्वली चांसेस होते हैं? देखिए, ज़्यादातर लड़कों में भी होती है और अच्छा। लड़कियों में इक्वली है ऑलमोस्ट। ओके। ठीक है, लेकिन उसमें ये जो होता है कि ज़्यादातर दोनों इक्वली हो सकती है। इसमें कोई बाज़ औक़ात किसी ख़ास ग्रुप में, किसी ख़ास मुल्क में बच्चों में, लड़कों में ज़्यादा है, किसी में लड़कियों में ज़्यादा, लेकिन ऑलमोस्ट जब रेशो देखी जाती है तो ऑलमोस्ट इक्वल ही है। एक सवाल बड़ा अहम है, मेरे ज़हन में आया। हमारे यहाँ ना हर चीज़ को सोशली वो किया जाता है। इस बच्चे को तो बचपन से शुगर थी, इसकी तो शादी नहीं होगी, ओहो इससे शादी ना करना, इसके बच्चों में ना हो जाए, इसकी बीवी को मसला ना हो जाए। डॉक्टर साहब, इससे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी मुतासर हो सकती है अगर एक बच्चे को बचपन ही से शुगर है, इंसुलिन पर है, वो उसका इलाज हो रहा, वो बड़ा हो गया, अच्छा लाइफस्टाइल था, अच्छी ज़िंदगी गुजार ली, शादीशुदा ज़िंदगी मुतासर हो सकती है? देखें, जब आप सही तरह मैनेज करेंगे, सही तरह कंट्रोल करेंगे, तो शादी का कोई इशू नहीं है, शादीशुदा लाइफ का कोई इशू नहीं है। डॉक्टर साहब, ये हमारे यहाँ सोशली इन चीज़ों को देखा जाता है, गौर किया जाता है। डेफिनेटली खानदान में किसी ने बता दिया उसके बच्चे से तो कोई शादी नहीं करेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर कोई बंदा अपनी शुगर सही तरह कंट्रोल कर रहा है और उसको सही तरह मैनेज कर रहा है तो वो एक हेल्दी लाइफ गुजारेगा। बस मसला ये है कि अपनी शुगर को कंट्रोल करें। आजकल तो बहुत ज़्यादा मैनूवरिंग आ गई है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं जिसमें आप बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। आप 27 डेज़ का, 3 मंथ्स का कंटिन्यूस BSR मॉनिटरिंग है, शुगर की मॉनिटरिंग की डिवाइसेस हैं जो कि आपकी शुगर नॉर्मल लेवल पे रखती हैं और आपको मैसेज देती हैं कि जी आपकी शुगर इस वक्त बढ़ गई है, आप इंसुलिन लगाएं। और इस तरह इंसुलिन पंप भी मौजूद हैं जो कि कंटिन्यूस आपकी डाइट के मुताबिक आपको इंसुलिन पुश करते रहते हैं बॉडी में। लेकिन वो ज़्यादा थोड़े से महंगे हैं, लेकिन इसका आपकी ज़ाती ज़िंदगी से भी और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में भी कोई असर नहीं होता अगर आप बच्चे को या ख़ुद को सही तरह मैनेज कर रहे हैं। हाँ, अगर आपकी डायबिटीज़ सही तरह मैनेज नहीं कर रहे, उसकी ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, उसको प्रॉपर फॉलोअप नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से बच्चों को मसला हो सकते हैं। और एक चीज़ मैं ये भी बताऊं कि ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है बच्चों में, टाइप 1 डायबिटीज़। बच्चों में टाइप 2 भी हो सकती है और इसकी और भी कई टाइप्स हैं। मोडी है, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ है, जो कि थोड़े से एडल्ट जाके बच्चों को जो थोड़े से बड़े हो रहे होते हैं उसमें होती है। लेकिन इसमें आपको बताने वाली ज़रूरत ये है कि अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाती है तो ये सिर्फ डायबिटीज़ के लिए नहीं, दूसरी चीज़ों के लिए भी देखना पड़ता है। उन बच्चों में आपकी थायराइड का मसला हो सकता है, उन बच्चों में आपकी सीलिएक डिजीज़ का मसला होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कम्युनिटी। तो और भी कई चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए जब भी आपके बच्चे को या बड़े को भी किसी ये डायग्नोज हो जाए डायबिटीज़, तो उसको एज ए सीरियस लें और उसका प्रॉपर फॉलोअप कराएं और इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करें। क्योंकि इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, एक होती हैं एक्यूट, जैसे कि फ़ौरन हो गई कि खून में शुगर लेवल बढ़ गई तो डीके हो गया, ज़्यादा प्यास लगने, डिहाइड्रेशन हो गई, पानी की कमी हो गई। कुछ होती हैं लेट, जैसे कि गुर्दों पे असर, आँखों पे असर, स्किन पे असर। और हम इसको कहते हैं कि, या जो बड़े ये कहते थे हमारे सीनियर्स, कि शुगर इज जस्ट लाइक कि जैसे दीमक लग गई हो जिस्म को, अंदर से खोखला करते चले। अगर आप मॉनिटरिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके जिस्म के हर हिस्से पे असर करती है, आपके स्किन से लेके आपकी नर्व्स तक, आपकी वेसल्स तक, आपके दिल तक, दिमाग तक, हर चीज़ पे असरअंदाज होती है, आंखों पे। तो इसलिए इसको हम कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। जब भी डायबिटीज़ हो जाए तो आपने सिर्फ एक डॉक्टर को चेक नहीं कराना, उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। लेकिन एक डॉक्टर रखे, एक स्पेशलिस्ट रखे, क्योंकि आपके बच्चे की ज़िंदगी का मसला है। ये इधर उधर इस डॉक्टर के पास चले गए, अब इस डॉक्टर के पास, ये भी आपके बच्चे की सेहत के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। बच्चों में मोटापा शुगर का बाइस है। ब्रेक के बाद आके आपको बताएंगे, स्टे विद अस।
टाइप 1 डायबिटीज आपके बच्चे को अंदर से दीमक की तरह खोखला कर देगी, ये कहा डॉक्टर शेराम सरवर ने, माशाल्लाह से चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। अब जब डॉक्टर साहब ने कहा कि ये ताहियात बच्चे की रहेगी, इसको आपने मैनेज करना है, इसको आपने कंट्रोल करना है। मैनेजमेंट में, कंट्रोल में, जो कि हमारे अपने हाथ में, खुराक का बहुत बड़ा हाथ है। आयशा नासिर माहिर ग़िज़ायात हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। अलामात तो हम जिक्र यहाँ पे तस्करा कर चुके हैं। टाइप 1 डायबिटीज़, आयशा टाइप 1 डायबिटीज़ जिन बच्चों को है उनकी खुराक क्या होनी चाहिए? अच्छा अना, इसमें कोई ये नहीं है कि आपने बिल्कुल सारा कुछ छोड़ देना है, बस थोड़े से हेल्दी ऑल्टरनेटिव की तरफ आ जाना है। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं, उन्हें लगता है रोटी चावल कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल छोड़ देने हैं आपने, और सिर्फ आपने गोश्त, जिसे हम कीटो डाइट भी कहते हैं या जिसे हम एटकिंस भी कहते हैं, उसकी तरफ आ जाना है। बेसिकली बच्चे को खुद तो नहीं पता, माओं को या उनके जो पेरेंट्स हैं उनको ये लगता है कि अब हमने कार्ब्स को बिल्कुल नलीफाई करना है। और दूसरा एक और कॉन्सेप्ट आई एम श्योर डॉक्टर साहब ने भी डिस्कस किया होगा, वो ये होता है कि ये रिवर्स हो जाएगी उससे, टाइप 1 उससे रिवर्स हो जाएगी। अगर हम गोश्त बिल्कुल खाते रहेंगे और हम रोटी चावल खाएंगे नहीं तो हमें इंसुलिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो आहिस्ता आहिस्ता ये हमारी ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। अब आपने रोटी चावल खाने हैं, लेकिन जहाँ सफ़ेद रोटी की ऑप्शन है वहाँ आपने होल व्हीट रोटी की तरफ, होल ग्रेन रोटी की तरफ, होल ग्रेन में भी आप प्रेफर ये करें जौर गंदम मिक्स कर लिया, ताकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो आटे का हम कम से कम रख सकें। अब आ जाती है अगली चीज़ राइस की। राइस में ब्राउन राइस भी हमारे पास ऑप्शन है, वाइट राइस भी, बट ब्राउन राइस में आर्सेनिक ज़्यादा है जो कि कैंसरस हो सकता है। तो उसमें फिर बेहतर हमारे पास ऑप्शन ये है कि आप वाइट राइस के अंदर ही थोड़ी सी कॉलीफ्लावर मिक्स कर ली, या वाइट राइस की बजाय आप किनुआ की तरफ चले जाएं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। खाना बच्चे ने वही सारा कुछ है जो मार्केट में अवेलेबल है, जो चीज़ें हैं। अब नगेट्स की अगर हम बात करें, नगेट्स बच्चे को घर पे बना के देना शुरू कर दें, ब्रेड क्रम्स उस पर मिनिमल रखें, एयर फ्राई करना शुरू कर दें, बच्चा मांगेगा चीज़। ये नहीं होगा कि जो मार्केट में चीज़ें अवेलेबल हैं बच्चा नहीं मांग रहा, बच्चे खाने को दिल नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होने वाला। अब लेट से बच्चा आपका कहता है कि मुझे खाना है, लेकिन वो डायबिटिक है, मंगाएं उसको, लेकिन उसके ऊपर से बंस रिमूव करके उसको टॉर्टिया रैप, जो हेल्दी टॉर्टिया है या किनुआ की रोटी हो गई, उसी में वो सारा कुछ जो है वो दे दें। लेकिन वंस इन अ वाइल उसको ट्रीट दे देने में या उसको एक चीट मील दे देने में कोई हर्ज नहीं होता। ठीक है, डाइट कंट्रोल होनी चाहिए। हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि अच्छा जी शुगर के मरीज के साथ रिलेट कर दिया जाता है ना कि मीठा नहीं देना, मिठाई से दूर रखना है, ड्रिंक्स से दूर रखना है, ऐसा इस टाइप में तो कुछ नहीं है। देखिए, अगर आप मीठा या ड्रिंक्स वगैरह बच्चे को देते हैं ना, उसके बाद आपने इंसुलिन की यूनिट उसके बढ़ा देने हैं, जो कि मुझे ये लगता है कि बहुत कोई हेल्दी अप्रोच नहीं होती कि अब आप सब कुछ ही खिलाए जा रहे हैं। थोड़ा सा देखिए, आप और मैं एहतियात नहीं करते मीठा खाते हुए, आप और मैं भी तो एहतियात करते हैं, लेकिन जब हम टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट की तरफ आते हैं, हम कहते हैं नहीं बढ़ा दो, यूनिट्स बढ़ा दो, जो खाना है बच्चे ने वो खा ले। उससे क्या होता है, बच्चा ओबेसिटी की तरफ भी जाना शुरू कर सकता है, बच्चे की ज़ाहिर है शुगर जो है वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाती है, एग्रेसिव वेट लॉस की तरफ भी वो जाना शुरू कर सकता है, किडनीज भी उसकी इफेक्ट हो सकती है। वो भी उतना ही हेल्दी होना चाहिए जितने मैं और आप कॉन्शियस हैं, उतना कॉन्शियस तो बच्चे को रखें। मॉडरेशन में उसको मीठा दिया जा सकता है, मॉडरेशन में उसको सारा कुछ दें, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि अब हम यूनिट बढ़ाई जाएं और उसको जो मर्जी। अच्छा, आपने यूनिट बढ़ाने की बात की, मैं डॉक्टर साहब की तरफ चलूं कि आम तासुर ये होता है, एक दफ़ा डॉक्टर को दिखाए, बच्चे की इंसुलिन बता दी इतनी लगनी है, अब आप साल हर साल उसमें हैं, यूनिट कब बढ़ाने हैं कब कम करने हैं, ये जानना, ये मॉनिटर करना ज़रूरी होता है डॉक्टर साहब। डेफिनेटली देखें, बच्चे की एक हो जाए प्री पुबर्टी, पुबर्टी से पहले, पुबर्टी से बाद में। जो पुबर्टी से पहले है उसमें जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो ज़्यादा हाई नहीं होता, वो कम होता है। और जब आपने शुरू में होता है, बच्चों में और बड़ों में ये होता है कि बड़ों में तो आप स्ट्रिक्ट शुगर कंट्रोल रखते हैं, लेकिन बच्चों में आप स्ट्रिक्ट शुगर कंट्रोल नहीं रख सकते। उसमें जो लिमिट्स होती हैं उसको आपने बड़ा ड्रामेटिकली कंट्रोल नहीं करना होता, क्योंकि अगर आप कंट्रोल करेंगे, ज़्यादा इंसुलिन लगा देंगे तो हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लेवल कम हो जाता है। जब शुगर लेवल कम हो जाता है तो वो ज़्यादा डेंजरस होता है, उसकी वजह से फिट्स हो सकते हैं, बच्चा बेहोश हो सकता है, बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। तो इसलिए ये वो कहते हैं ना, दो धारी तलवार है। तो इसमें आपने शुरू में जो होता है, जब हम बच्चे की स्टार्ट करते हैं, डायग्नोज करते हैं, तो उसको मिनिमल लेवल से स्टार्ट करते हैं और उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती है। ठीक है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करने के बाद फिर हम उसको ये कहते हैं कि अगर ये बच्चे की शुगर लेवल कंट्रोल रहती है, आपने पूरा रिकॉर्ड लेके आना है, रिकॉर्ड के मुताबिक फिर आपने हमें हफ्ते बाद या 2 हफ्ते के बाद आके चेक करवाना है। उसके बाद फिर इसकी हम इंसुलिन लेवल सेट करेंगे। सही। ये नहीं होता कि एक दफ़ा आपने लगा दी और वही कंटिन्यूस रहेगी। ठीक है। ठीक है। और आजकल तो जो इंसुलिन की टाइप्स हैं
वो बहुत डिफरेंट हैं, बहुत ज़्यादा हैं। जी। जिसमें कुछ ऐसी भी हैं जिसमें आप सिर्फ एक भी लगा सकते हैं, ठीक है। और उसमें हर मील के बाद भी लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक है। और ये जो है बड़ा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इट इज़ अ डायनामिक डिजीज़, तो इसमें आपने कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है। ठीक है। और इसमें जैसे कि इन्होंने बताया, आयशा मैडम ने बताया आपको कि डाइट, देखिए ये जो डिजीज़ है ना, सिर्फ एक चीज़ से कंट्रोल नहीं हो सकती कि सिर्फ इंसुलिन लगाएं तो कंट्रोल कर लें। इसमें 3-4 चीज़ें इकट्ठी हैं। सबसे ठीक है। पहले आपको उसकी प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए जी। उसमें इंसुलिन ट्रीटमेंट, डाइट, एक्सरसाइज। आपको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, बच्चों को तो शायद इतना पता नहीं होता, लेकिन टीके लगने की वजह से उनको भी डिप्रेशन हो जाता है। अच्छा। माँ बाप को डिप्रेशन हो जाता है कि हमारे बच्चों को क्या हो गया। तो इसके लिए एक, जिस तरह मैंने पहले कहा कि डॉक्टर, आपने बिल्कुल सही कहा कि डॉक्टर एक ही हो जो आपको गाइड करे, जो आपको फॉलो कराए हर चीज़। लेकिन मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ये होती है कि आपने आंखों के डॉक्टर को भी चेक कराना है, अच्छा। आपने डाइटिशियन को भी चेक कराना है, और आपने दूसरे डॉक्टर्स अगर ज़रूरत पड़े। डॉक्टर साहब, आंखों के डॉक्टर को क्यों चेक कराना है? आंखों के डॉक्टर को इसलिए चेक करवाना है क्योंकि अगर इसकी जो सिम्टम्स हैं वो फ़ौरन नहीं आती, इसको कहते हैं माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, जिसमें किडनी भी इन्वॉल्व हो जाती है, रेटिनोपैथी हो जाती है, कैटरैक्ट हो सकता है। अच्छा। तो ये 10 से 12 साल के बाद ये बच्चों में आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये टाइप 1 बच्चों के लिए भी और बड़ों दोनों के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी आंखों का मुआयना ज़रूर करवाएं, लाजमी कराएं, नहीं तो खतरनाक हो सकता है। बच्चों में शुगर है या फिर बड़ों में है, आंखों का मुआयना लाजमो मलजूम है, टाइमली करवा लें। जी, ब्रेक की तरफ जाना है जी? नहीं जी, ब्रेक की तरफ नहीं जाना, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ा लेते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मैंने जिक्र किया था बच्चों में मोटापा, 12 से 18 साल बच्चे का वेट अगर एक्सेसिव बढ़ा है, बच्चा ये मोटा हो गया, बड़ा खूबसूरत लगता है बच्चा, डॉक्टर साहब खतरनाक है? डेफिनेटली शुगर की अलामत है? देखें, इट इज़ ए रिस्क फैक्टर। अच्छा। ये इट इज़ ए प्रोग्रेशन टू डायबिटीज। तो इसमें ये नहीं होता कि जी हर बच्चे को शुगर हो जाएगी, मोटे बच्चे को रिस्क हो लेकिन सकता है। रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए कोशिश ये करो, और हमारे मुल्क में ये कंसेप्ट है लोगों का कि जो ज़्यादा मोटा बच्चा है, चबी है, वो ज़्यादा सेहतमंद है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक नॉर्मल बच्चे का एज के मुताबिक वेट होना चाहिए, हाइट होनी चाहिए। तो लड़कियों के लिए वेट और रेंज अलग है, लड़कों के लिए वेट और रेंज अलग है। तो इसलिए आपने बच्चे को कोशिश करनी है कि जो इसके नॉर्मल स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं, उसके मुताबिक रखें, ना कि बहुत ज़्यादा बच्चे को मोटा कर लें तो कहते हैं जी सेहतमंद है हमारा बच्चा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये आपका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है डायबिटीज़ की तरह। और WHO ने इसको ओबेसिटी को एक एपिडेमिक करार दे दिया। दिस इज़ एपिडेमिक, जिसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क बच्चों में भी मोटापा बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है। उसकी 2-3 वजह, तो एक तो ये फास्ट फूड आ गए हैं हमारी डाइट में, जो पहले कभी नहीं होते थे इतना ज़्यादा। हम लोगों ने शायद इतने ज़्यादा नहीं खाए जितने हमारे बच्चे को नाव है। और इसके अलावा ये सोशल मीडिया, गेमिंग जो बच्चे बैठ के करते हैं, फिज़िकल चीज़ें नहीं करते, नो फिजिकल हाँ, एक्टिविटी। क्योंकि सिर्फ मुख्तलिफ चीज़ें, एक चीज़ ये जो होती है ना, एक चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करती। मेरा बल्कि ये कंसेप्ट ये जो है ना कि जी सिर्फ एक चीज़ आप बच्चा खाई जा रहा है, ये चीज़ नहीं होता। बच्चा खा भी रहा है ज़्यादा, हेल्दी डाइट नहीं ले रहा, इसको कहते हैं एम्प्टी कैलोरीज। ये शायद मेरे साथ डॉक्टर आयशा जो हैं वो एग्री करेंगी, एम्प्टी कैलोरीज, कि आप कैलोरीज तो ले रही हैं लेकिन उसकी न्यूट्रिशन कोई नहीं, न्यूट्रिशन कोई नहीं है। ठीक है। और फिर हर वक्त टीवी स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, फिजिकल एक्सरसाइज कोई नहीं। और हमारे घरों में हम अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देते, इस तरह के वाक़यात टीवी पे, सोशल मीडिया पे सुनते हैं, हम अपने बच्चों को अपने साथ ले जाने पे डरते हैं कि अब वो ट्रेंड चेंज हो गया ना, हमारे बचपन वाला ट्रेंड नहीं। आयशा, अगर 12 से 18 में बच्चे का वेट बहुत जल्दी से गेन हो रहा है, अब ये वो एज है, भूख बड़ी लगती है, हम इस एज से गुजरे ना, आप पढ़ते हैं, भाग दौड़ करते हैं, हम तो साइकिलिंग भी करते थे, तो 2-2 रोटियां भी बच्चे, 2-2 पराठे भी इवन खा जाते हैं। बच्चे की डाइट 12 से 18 में कितनी अहम मरहला है, होनी क्या चाहिए, आपके बच्चे की हाइट, आपके बच्चे का वेट मॉनिटर करना चाहिए, क्या होना चाहिए? डेफिनेटली मॉनिटर तो हर एक को अपना वेट और हाइट जो है वो कहीं ना कहीं करते रहना चाहिए हर एक में। अब ज़ाहिर है मैं और आप अपना हाइट तो चेक नहीं करेंगे, लेकिन वेट हमें भी अपना मॉनिटर करते रहना चाहिए। जहाँ तक बात है कि बच्चे को बार बार भूख लगती है, प्रोटीन दे बच्चे को। अच्छा। हमारी डाइट में प्रोटीन होता ही नहीं है। जैसे 2 पराठे खा लिए 1 अंडे के साथ, अब अंडा 1 रखा हुआ है, पराठे हमने 2 कर लिए अपने, हम कार्ब्स पे ज्यादा मुनहसर कर जाते हैं। बच्चे के नाश्ते में ये कर ले कि अंडे 2 पराठा 1,
अंडे ये कर दो, लें, प्रोटीन पराठा आप कह रही हैं एक कर ज़्यादा। लें, और पराठे पे भी ज़रा घी या ऑयल उसकी मिकदार थोड़ी कम करें, उसको भी मल्टीग्रेन आटे का बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। बच्चे की आदत की बुनियाद हम इस पॉइंट पे रख रहे होते हैं। 12 से 18 में हम बच्चे को जितना जंक फूड की तरफ लेके जा रहे हैं, उसको आदत है अब अब्बा ने हमें हफ्ते में 1 दफ़ा खिलाना है या 2 दफ़ा खिलाना है या एवरी मंडे वेंसडे आना है। जो भी आदत है ना, वो इस पॉइंट पे टीन एज में हम बच्चे की अपनी बिल्ड कर रहे होते हैं, और वही आदतें कहीं ना कहीं बाद में उसके साथ चल रही होती है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा फिजिकल एक्टिविटी, मैं खुद अपने भांजे और भतीजे को बाहर लेके जाते हुए डरती हूँ, हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, फिजिकल एक्टिविटी हमारी है ही नहीं। पार्क्स में लेके जाएं जी, फ़ोन छीने गए, मोबाइल छीने गए, वारदात हो गई, पार्क्स में ना बड़े जाने को तैयार हैं। अब पीछे बची है गेमिंग, हम गेमिंग बच्चे को करने देते हैं और खिलाई जाते हैं, उसके साथ भी उसको ऑर्डर किया हुआ है या उसने उसके साथ भी पॉपकॉर्न अपने ऑर्डर किया, मतलब मुसलसल मुंह चल रहा है और साथ में उसकी फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं हो रही। पढ़ाई की वजह से हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, उसके बाद हमें सबको भूख लगती है, जब हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं उसके बाद हाँ कुछ खाने को होना चाहिए, लेकिन उसमें आप खजूरों का सहारा ले सकते हैं फॉर इमीडिएट एनर्जी, और उसके साथ आप 2-3 बॉइल्ड एग्स ले लिए या घर के बने हुए कबाब ले लिए। अब एक और चीज़, एक बड़ा मिसकॉन्सेप्ट मैंने लोगों में देखा, वो कहते हैं प्रोटीन अगर ज्यादा हो भी जाए ना तो वो फैट नहीं बनता। एक्सेसिव प्रोटीन भी फैट की फॉर्म में स्टोर होता अच्छा। है। तो प्रोटीन का बैलेंस रखना है, ज्यादा रखना है उसको, कार्ब से थोड़ा सा ज्यादा रखें, रेशो उसकी थोड़ी सी बढ़ा दें अगर आपका बच्चा मोटापे की तरफ जा रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्रोटीन भी खुला हो गया, अब जितना मर्जी खा लें। एंड स्पेसिफिकली अगर बच्चा डायबिटिक है, पहले से ही डायबिटिक है, चाहे वो टाइप 1 है चाहे वो टाइप 2 है, तो प्रोटीन का भी बहुत ही ख्याल रखना है। ये भी ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली बच्चे की किडनी जो है वो फिर उस पॉइंट पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। अब आपने पूछा डाइट होनी क्या चाहिए, जैसे उठते साथ ही बच्चा कोई नट्स खा ले, बादाम काजू पिस्ता वगैरह वो खाए, नाश्ते में उसका छोटा सा पराठा हो जाए, साथ में 2 एग्स हो जाए, एग्स नहीं तो कीमा दे दे बच्चे को। और कीमे वाला पराठा एक्चुअली बहुत अच्छी ऑप्शन है, उसमें प्रोटीन भी आ जाता है, कार्ब भी आ जाता है और फैट भी आ जाता है। या उसको ब्रेड के एक स्लाइस के साथ 2 से 3 एग्स या 2 to 3 कबाब्स दे दें। अगर बच्चे का वेट ज़्यादा नहीं है तो 2 स्लाइस भी दिए जा सकते हैं, लेकिन ब्राउन या होल व्हीट ब्रेड के दें। ये बेस्ट ऑप्शन नहीं होती, मुझे रोटी ज़रा या पराठा जो है वो ज़्यादा बच्चे के लिए पसंद है। 11-12 बजे अब वो जो स्कूल लंच में होता है ना, वो बड़ा कुछ ख़राब होता है, क्योंकि वो होते हैं जी तली हुई ऑप्शंस। नगेट्स दे दो तल के, एयर फ्राई करके नहीं, कोई चिकन टेंडर्स दे दो लेकिन तल के दे दो। एक तो ये कि एयर फ्राई पे जाना शुरू कर दें, उसको कम से कम फ्राइंग की तरफ ले जाएं, और दूसरा अगेन घर पे चीज़ बनाएं, हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स की तरफ आ जाएं। बच्चे को हफ्ते में एक आधी दफ़ा पैसे दें, ये नहीं होना चाहिए कि बच्चा रोज़ ही 500-1000 रुपया लेके जा रहा है और वो स्कूल लंच इतने पैसों का, इतनी कैलोरीज वो खा कर वापस आ रहा है। जब वो वापस आता है उसको थोड़ा सैलेड दें, साथ में रोटी चावल, सालन के अंदर दाल या अगैन गोश्त की मिकदार ज़रूर हो। इसी तरह डिनर हो, बीच में जब भूख लगती है उसको फ्रूट्स और दूध या मिल्क शेक का सही जी। अभी हमने जाना है ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। गुफ्तगू का ये मरहला इसलिए भी अहम है कि शायद स्टार्ट सही नहीं होता। अगर माँ को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुगर है तो डॉक्टर साहब वो बच्चे में चली जाएगी? देखिए ऐसा नहीं होता। अच्छा। अगर माँ को शुगर, इसको कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़, प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ को शुगर हो जाए तो बच्चों, उसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, उसमें ये होता है कि बच्चे में चांसेस बढ़ जाते हैं। ये होता है कि जिन माओं को या उनके फादर को शुगर है तो जेनेटिकली वो पूरी डिस्पोज ज़रूर होते हैं कि उनको शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप उनको वो रिस्क फैक्टर्स और बढ़ा देंगे उसके, तो उनके शुगर होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। जैसे कि अगर माएँ अपने बच्चे को एक तो प्रेगनेंसी के दौरान अपनी शुगर कंट्रोल करें, हेल्दी डाइट रखें, और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ तो मैं कहता हूँ कि आप बार बार इसको एक स्लोगन के तौर पे रखें कि माएँ अपने बच्चे को दूध खुद बताएं, खुद पिलाएं। जब तक वो खुद पिलाएंगी नहीं तो उनके लिए भी अच्छा है, माँ के लिए भी अच्छा है, बच्चे के लिए भी अच्छा है। जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो मैं सबसे पहले उनको ये कहता हूँ कि अपने फ़ायदे पढ़ें कि माँ को क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, ओवेरियन कैंसर नहीं होता, मोटापा नहीं होता, एक नेचुरल कंट्रासेप्शन है। ये तो वो हैं जो कि एक नॉर्मल है। इसके अलावा बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि माँ को बहुत ज़्यादा, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि माँ को ये सुन लें ताकि उनको ये एक मोटिवेशन हो कि वो अपना दूध पिला सकें। और दूसरी चीज़ ये है, एक फिर मैं ये कहता हूँ कि एक तो हम डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं ना कि जी ये पी लें, ये पिलाएं, ये चीज़ खाएं, ये चीज़ ना खाएं। एक अल्लाह का हुक्म है कि माएँ अपने बच्चों को 2 साल तक पिलाएं। हम फिर भी ये कहते हैं कि जी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के 6 महीने तक अपना दूध पिलाएं। उसमें इतने फ़ायदे हैं कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बच्चे के लिए, बच्चे की ज़हनी ग्रोथ के लिए, बच्चे की जिस्मानी ग्रोथ के लिए,
हर चीज़ के लिए वो एक्सीलेंट है। और उन जो बच्चे माओं का दूध पीते हैं, बड़े होके ये स्टडीज़ हैं कि उन बच्चों में शुगर होने के चांसेस कम होते हैं, उन अच्छा। बच्चों में ऑटोइम्यून डिजीज़ होने के चांसेस कम होते हैं, हाइपरटेंशन कम होता है, उन बच्चे की जो है मेंटल वेलबींग एज़ कम्पेयर टू दूसरे बच्चों से ज़्यादा अच्छी होती है। यानी ये शुरू वाले 2 साल आपको पूरी ज़िंदगी फ़ायदा दे रहे होते हैं। डेफिनेटली। और ये कंसेप्ट है 1000 डेज ऑफ लाइफ, कि आपकी जो लाइफ की डिपेंडेंसी है ना माँ के ऊपर, वो फ्रॉम द डे ऑफ कंसेप्शन शुरू हो जाती है। जैसे ही माँ ने कंसीव किया बच्चे को अपने पेट के अंदर, यूट्रस के अंदर, तभी से ये स्टार्ट हो जाता है। अगर आप उस वक़्त बच्चे की माँ की खुराक बेहतर रखेंगी, उसकी एक्टिविटीज़ अच्छी रखेंगी, तो वो बच्चे पे असरअंदाज होंगी। और जो माँ खाती है उसका असर ये नहीं होता कि सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ही जाता है, उसका असर प्रेगनेंसी के दौरान भी बच्चे पे होता है। सही। जो बच्चे माँ की खुराक पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि जो माँ खाती है उसका असर बच्चे की टेस्ट पे जाता है, और वो बच्चे प्रेफर करते हैं चीज़ें खाना लेटर एज में। तो इसलिए माँ को चाहिए कि अपनी खुराक बेहतर रखें, हेल्दी डाइट रखें। और हमारे जो मुल्क में ना ये ट्रेंड अभी आया है प्रोसेस्ड फूड का, क्योंकि हमारे लोग जो पहले थे वो ऑर्गेनिक डाइट करते थे, ताज़ा सब्जियां घर से लेके आके फ़ौरन ताज़ा गोश्त आता था, हर ऐसे ही रोज़ है। खाना बनता था। अब ये जो हो गया है जी, घर जो ताज़ा चीज़ लेके आते हैं उसको भी फ्रीज़ कर लेते हैं, 2-2 3-3 दिन फ्रिज में जी, रख लेते ऐसे ही हैं। है। तो इसलिए उन चीज़ को अवॉइड करें, कोशिश ये करें कि फ्रेश चीज़ें खाएं। फ्रेश चीज़ खाने से आपकी जो न्यूट्रिशन ज़्यादा बेहतर होती है, ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती जी। है। ये ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं कि स्टोरेज के बाद क्या चीज़ें का चेंजेस आती है आपकी डाइट में, क्या मसले मसाइल हो सकते हैं। लेकिन हर चीज़ को बैलेंस खाएं। और एक चीज़ मैं ये भी कहूँगा कि ना, अक्सर माएँ कहती हैं कि इन्होंने भी, डॉक्टर आयशा ने भी कहा है कि जी कि वो नगट्स बना देती हैं, ये बर्गर बना देती हैं। तो मैं उनको ये कहता हूँ ये भी फास्ट फूड ही है। जो आप घर में बना के देती हैं, उनका ये कंसेप्ट है कि जी जो बाहर वाला है वो फास्ट फूड है, जो मैं बना के दे रही हूँ ये फास्ट फूड नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप नगट्स घर में बना के दे रही हैं वो भी फास्ट फूड है। अगर आप बर्गर बना के, पैटी बना के घर दे रही हैं वो भी फास्ट फूड है, क्योंकि वो प्रोसेस्ड है ना, उसकी कैलोरी ज़्यादा है, उसमें न्यूट्रिशन कम है। ठीक है, तो इसलिए कोशिश ये करें कि घर में खुद बनाई को कम से कम प्रोसेस्ड हुई चीज़ें यूज़ करें, जिससे आपको, आपके बच्चे को ज़्यादा फ़ायदा है। चलें जी, अब डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। मैं आयशा से पूछ रही थी, आयशा ज़्यादा सारी चीज़ें फ्रीज कर देना, उसको बार बार बच्चों को फ्राई करके देना, बना के देना, इवन वो चीज़ें जो कि हम अक्सर कहते हैं कि अच्छा जी ये 4-5 दिनों का बना के रख लो, उसकी ग़िज़ाइयत कम हो जाती है, वो बच्चों को उस तरह से फ़ायदा नहीं देता। अना आई बी ऑनेस्ट, ये है कि फ्रेश चीज़ ज़्यादा फ़ायदा देगी, लेकिन बच्चे को बाहर से मंगा के खिला देने से 100 गुना फिर भी बेहतर ये है कि आप फ्रीज करके रख लें। होता ये है, जैसे वर्किंग लेडीज़ हैं वो ये करती हैं कि वो एक ही दफ़ा पूरे हफ्ते का खाना बना लेती हैं। मैं कहती हूँ ये फिर बेहतर है, बजाय इसके कि आप काम से थके आते हो आप ऑर्डर कर दो। बाहर का ऑयल, बाहर के मसाले, बाहर का ओपन, वो उसमें सारा एनवायरनमेंट में खाना पड़ा हुआ कितना खतरनाक है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो डेली फ्रेश सब्जी आए, फ्रेश कटे, फ्रेश बने। इसी तरह आपका चिकन भी, जो चीज़ ताज़ा है उसका नेमुल बदल कोई नहीं हो सकता। जो फ्रोज़न है उसमें न्यूट्रिएंट्स ऑब्वियसली थोड़े कम हो जाते हैं, और अगर आप उसको अच्छे से फ्रीज कर रहे हो और आप अच्छे से उसको स्टोर कर रहे हो तो फिर भी बचत है। लेकिन अगर आपने फ्रीज में उसको ठीक नहीं किया, जैसे कल बहुत ज़्यादा लाइट जा रही थी, इसमें बच्चे को फूड पॉइजनिंग हो सकती है, और बहुत बहुत बुरे केसेस पर हमारे पास रिपोर्ट होते हैं। फ्रोजन आइटम्स अगर आपने सही से फ्रीज भी नहीं किए हुए तो वो और ज़्यादा बुरा है। अगर आप मैनेज कर सकते हो, डेली बनाओ, डेली की ग्रॉसरी करो, वो ज़्यादा बेहतर है। नहीं कर सकते तो बाहर के खाने से फिर भी बेहतर है आप ही घर बना के फ्रीज कर दो। सही। बच्चों में डायबिटीज़ जानलेवा हो सकती है। कौन से ऑर्गन आपके एकदम तबाह हो जाते हैं, आपके पास रिवर्सल का कोई चांस नहीं होता अगर कंट्रोल नहीं? डॉक्टर साहब देखें, मैंने जैसे पहले आपको बताया ना कि एक होती है क्यूट कॉम्प्लिकेशन। फ़ौरन अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है, अल्लाह ताला ने इंसान को इतना कमज़ोर नहीं बनाया कि फ़ौरन हर चीज़ ख़राब हो जाए। इसको टाइम लगता है, जिसे इस चीज़ को, इसको कहते हैं माइक्रोवास्कुलर एंड मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, उसमें जब बच्चे को एक दफ़ा शुगर हो जाती है तो हम उसकी बेस लाइन कहते हैं कि जी आप अपनी बेस लाइन करवाएं। जैसे कि उसके हम फ़ोटोज़ लेते हैं, आँखों के फ़ोटोज़ लेते हैं, RFTs करवा लिए, LFTs करवा लिए, जिस्म की दूसरी चीज़ों के टेस्ट करवा लिए, बता दिया। तो उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं यूजुअली बच्चों में, अगर सही तरह से कंट्रोल भी कर रही हैं तो 10 to 12 ईयर्स के बाद आनी शुरू होती हैं। ठीक है, अगर आपकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है तो। लेकिन अगर आप मॉनिटरिंग है तो वो बेसिकली टेन्योर बढ़ जाता है। ठीक है,
तो इसमें आपने ये कोशिश करनी है कि आप शुगर को कंट्रोल करें। उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि मॉनिटरिंग बार बार कराएं, चेकअप करवाएं, ठीक है। डॉक्टर साहब बड़ा अहम सवाल है, बड़ों में तो शुगर चेक करने का तरीक़ेकार होता है ना, आपने वो यहाँ से ब्लड का एक कतरा निकाला, बच्चों में कैसे चेक करते हैं? बच्चों में भी इसी तरह ही चेक करते तो माएँ तो बड़ी परेशान होती हैं, बार बार बच्चों का खून निकाले, दिन में एक ही दफ़ा चेक करने की ज़रूरत होती है कि अब उसके शुगर लेवल को देखते हुए मेंटेन करने के लिए 3-4 दफ़ा भी आपको देखना पड़ जाएगा? देखें, जब इनिशियली जब बच्चे की डोज सेट करनी होती है तो उसकी 6 से 7 दफ़ा करते हैं, एक खाना खाने से 6 पहले। से 7 दफ़ा आपने बच्चे के नीडल लगानी है, एग्जैक्टली, ब्लड निकालना है। डॉक्टर साहब ये तो डिप्रेशन, बच्चा एक अलहदा से उसमें फेज में चला जाता है। देखें, आइडियली मैं बात कर रहा हूँ, आइडियली जब बच्चे को आपने इसकी इंसुलिन लेवल सेट करना है, क्योंकि प्री मील पोस्ट मील आपने इसके मुताबिक उसकी शुगर लेवल चेक करनी है, उसके मुताबिक फिर एडजस्ट करने में आपको हफ्ता 10 दिन हम इस तरह की स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करते हैं। माँ बाप को ये बताते हैं कि ये फॉलो करें। अच्छा। लेकिन इसके अलावा और भी कई टूल्स आ गए हैं, लेकिन वो एक चीज़ ये है कि हम यहाँ पे ओवरऑल पूरी सोसाइटी के लिए मैनेज कर रहे हैं चीज़ें। जो दूसरे टूल्स हैं वो डेफिनेटली बहुत महंगे हैं, एक्सपेंसिव हैं। इसमें एक 24 आवर्स कंटिन्यूस मॉनिटरिंग भी आती है कि यहाँ पैच लग जाता है। पैच लगने की वजह से आपके बच्चे की पूरी 24 आवर्स की 1 मिनट के लिहाज से, सब लोग तो नहीं ना करा सकते। एग्जैक्टली यही मैं बताना चाह रहा हूँ बट ये नीडल वाला जो है ना, एक बच्चा साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। आप स्कूल से बच्चा आया, पहले नीडल लगाओ, चेक करो, और प्रॉपर तरीका भी बता दे डॉक्टर साहब। बच्चों में क्या वही सेम तरीका होता है? एक ब्लड का कतरा निकला, उसको लगाया, उसको आपने कर लिया। देखें, इसमें एक यह चीज़ रखें कि जो चीज़ एक आप पे अल्लाह ताला ने आज़माइश डाल दी है, ठीक है, उसको फिर आपने बर्दाश्त करना है। शुगर लेवल होना कितना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम? देखिए, मैक्सिमम जो होता है ना, कि जब शुगर की जो गाइडलाइंस हैं उसमें ये है कि जी फास्टिंग ब्लड शुगर 126 से ज़्यादा हो तो फिर वो आपके डायबिटीज, बच्चों में, बड़ों में, दोनों में, ये एक ही है, ठीक है। और फिर उसको होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अगर हमें डाउट है कि जी शुगर है या नहीं है, तो उसमें 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हम दे के 2 आवर्स के बाद करते हैं। अगर तो वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो वो डायबिटीज़ है। और दूसरा ये चीज़ होती है कि अगर रैंडम खाना खाने के 2 घंटे बाद अब शुगर लेवल चेक करते हैं और 200 से ज़्यादा है तो वो भी शुगर है, ठीक है। बाकी उसके अलावा और भी टेस्ट हैं, HbA1c कराते हैं विद सिम्टम्स, आपके सिम्टम्स भी साथ हों कि पानी ज़्यादा पी रहा हो, प्यास ज़्यादा लग रही हो, खाना ज़्यादा खा रहा हो, पेशाब ज़्यादा आ रहा हो, तो वेट लॉस हो, तो उस सूरत में ये सिम्टम आपको डायबिटीज़ कहते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें ये है कि आपने शुरू में ये करते हैं, बाद में फिर आप इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते, फिर आपको आदत हो जाती है, चीज़ें आपको मैनेज हो जाती हैं, कंट्रोल हो जाती है, तो आप उसको अच्छे तरीके से लेकर चलते हैं। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, ये बड़ा दर्दनाक मरहला है। छोटे से बच्चे की, लेट्स सपोज आपका बच्चा 6 साल का है, 7 साल का है, वो छोटा बच्चा है, उसको आपने उसका शुगर लेवल, माहिरीन कह रहे हैं, स्पेशलिस्ट कह रहे हैं, आपने मॉनिटर करना है। ये मॉनिटर करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एक चीज़ अब बच्चे की ज़िंदगी के साथ जुड़ गई, अब वो ठीक है ना, मेडिसिन तो हम अपने बच्चे को खुद पिला रहे हैं, बड़े एहतियात से पिला रहे हैं। छोटे से बच्चे को जब आपने गोद में पकड़ा है, जब तक मेडिसिन सही तरीके से वो पी ना ले, हम उसको सही तरह से बिठाते नहीं हैं। बट अब एक चीज़ ये है कि आपने शुगर लेवल बच्चे का चेक करना है, सिरिंज लगानी है, वो ब्लड भी निकलेगा। डॉक्टर साहब, ये क्या माँ ही को करना है, या कभी इसने कर लिया, कभी घर में अब्बा ने कर लिया, कभी बड़े भाई ने कर लिया? देखें, ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है, और फादर की हम ज़्यादातर इसलिए नहीं कहते। जब भी बच्चे हमारे पास आते हैं ना, तो हम ज़्यादातर कंसर्न होते हैं कि माएँ हमारे पास बच्चे की हिस्ट्री दें, क्योंकि माँ का काम होता है घर को मेंटेन करना, बच्चे की वेल बीइंग देखना। तो दिस इज़ द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स। उसमें से भी अगर बाप या माँ में से दोनों अगर ले सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन माँ को हम ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं। उनकी प्रॉपर एजुकेशन होती है, हमारे यूनिट्स हैं जिसमें इनकी एक प्रॉपर टीचिंग होती है। चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में जो हमारा वार्ड है, उसमें हम माँ बाप के दाखिल इसलिए करते हैं कि बच्चों को अगर हमने दाखिल कर लिया है तो माँ को ज़रूर दाखिल करते हैं, ताकि उसकी डेली की टीचिंग होती है, लेक्चर होते हैं इस पर कि आपने इसको कैसे मॉनिटरिंग करना है, कैसे इसको फॉलो करना है, कैसे। लेकिन हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं
माएँ ऐसी भी हैं जो कि इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनको तो गाइड करना है ना। डेफिनेटली, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि उसकी हमारी क्लासेस होती हैं हमारे हॉस्पिटल में, तो वो हम उसको स्पेशली रखते हैं ताकि वो बच्चे को सीख सकें। क्योंकि इंसुलिन अगर आप एक जगह पे भी लगाते जाएंगे ना, क्योंकि एक जगह पे लगाने की वजह से उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, दर्द कम होना शुरू हो जाता अच्छा। है, और उसके साथ उसकी एब्जॉर्प्शन, उसकी जज़ब होने की सलाहियत भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन की कम लगने की वजह से, जज़ब होने की वजह से शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसलिए आपने वो पोजीशन रोटेट करनी होती है, Change और करनी। कहाँ कहाँ लगनी है, कैसे कैसे लगनी है, किस टाइम लगानी है, इसकी प्रॉपर एजुकेशन होती है। तो वो ये आसान काम नहीं है, इसलिए आपने उसको फॉलो करना है, नंबर 1। नंबर 2, जो बच्चा छोटा है, जो बच्चा चीज़ों को समझ नहीं सकता, क्योंकि बच्चे भागते हैं और सिरिंज लगने के डर से तो हमें भी डर लगता है, ठीक है, बिल्कुल तो ऐसे ही। बच्चों तो फिर बच्चे हैं तो वो रोते हैं, लेकिन माँ का काम है कि थोड़ा सा दिल सख्त करें, बच्चे अपने बच्चे की ज़िंदगी के लिए, अपने बच्चे की सेहत के लिए, और ख़ुद लगाएं। क्योंकि अगर थोड़े से छोटे, हमने ये भी देखा है कि थोड़े से जो बड़े बच्चे भी होते हैं, जैसे कि जो 7th 8th क्लास के या 10th क्लास के, वो भी अपनी इंसुलिन बाजू का स्किप कर जाते हैं, बाजू का खेलते हुए, बाजू का डर की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से। तो उसकी वजह से फिर बच्चे जब आते हैं तो वो, मैंने जैसे आपको कहा है ना, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में आते हैं, DKA, डायबिटिक कीटोसिडोसिस में, जो कि सीवियर कॉम्प्लिकेशन है, उसमें जान जा सकती है बच्चे की, डिहाइड्रेशन की वजह से, नमकियात की कमी बेशी की वजह से। तो इसलिए आपने डेली की डेली मॉनिटरिंग करनी है, माँ बाप ने। अगर बच्चे बड़े भी हो गए हैं, ठीक है, तो फिर भी आप उसको फॉलो करें कि भाई लगाई है या नहीं लगाई है, इसकी डाइट क्या ले रहे हैं, ज़्यादा बदपरहेज़ी तो नहीं कर रहे। और एक आपके ये प्रोग्राम से मैं ये भी करूँगा कि इंसुलिन की स्टोरेज, उसको रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंसुलिन को अगर आप गर्म जगह पे रख देंगे या सही तरह नहीं रखेंगे, तो उसकी एफिकेसी, उसकी सलाहियत कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है बाज़ का। तो अगर आप इंसुलिन लगा भी रही हैं तो उसका फ़ायदा नहीं होता। अच्छा। हाँ जी, तो इसलिए आपने इंसुलिन को अपने फ्रिज में रखना है, कैबिनेट में नहीं रखना, अंदर करके रखना है। और जो गरीब लोग हैं, जो कि फ्रिज वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, उसमें फिर हम जो कहते हैं कि घड़े के अंदर, जो कि पिक्चर, अब तो कंसेप्ट है कि नहीं, शायद पेरी फ्रीज में, जहाँ पे नहीं है, कमरे के अंदर रखना है जहाँ पे टेम्परेचर रिलेटिवली कम हो, बर्फ़ के टुकड़े लेके रखें ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे, बाहर वो कम ना हो, क्योंकि अगर वो भी नहीं रखेंगे मेंटेन गैर मेयारी इंसुलिन भी अगर आप लगाते चले जा रहे हैं, क्योंकि बेतहाशा ना हम सस्ती करके गैर मेयारी ले लें तो फायदा कोई नहीं है उसका। बिल्कुल सही बात है। और ना एक ये चीज़ मैं कहूँगा, लोगों का ना लोगों का लोगों पे एतमाद ख़त्म होता चला जा रहा है एक दूसरे के ऊपर। अगर कोई चीज़ किसी को गाइड करता है तो वो कहते हैं कि शायद इसका कोई इंटरेस्ट है। देखें, कोई भी डॉक्टर हो या कोई भी मेडिकल से रिलेटेड बंदा हो, उसकी कोशिश ये होती है, माँ बाप के बाद मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि माँ बाप के बाद जिसकी शदीद ख्वाहिश होती है कि पेशेंट ठीक हो जाए या बच्चा बेहतर हो जाए या बड़ा बेहतर हो जाए, वो डॉक्टर होता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसका पेशेंट वेल हो, बेहतर हो। तो इसलिए उन पे इत्मीनाद करें, उन पे कोशिश करें, जो वो मेडिसिन कहें, जिस तरह ये बहुत कहें, अहम मरहला है। वो आप ज़रूर लगवाएं। और अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ता तो उसको मिस ना करें, बाज़ तो उसके एडजस्टमेंट में टाइम और लग रहा होता है। तो इसलिए आपने अपने डॉक्टर को फॉलो करना है और इसको अच्छे तरीके से आपने लेके चलना है, अपने डॉक्टर के साथ राब्ते में रहना है। डायबिटीज़ का शिकार जो बच्चा है, शुगर का शिकार, लीन अगर होता जा रहा है, बहुत कमज़ोर होता चला जा रहा है, माएँ कहती हैं तो खाना भी ज़्यादा नहीं खा रहा, इंसुलिन भी मैं टाइम पे लगा रही हूँ, शुगर लेवल भी इसका मैं टाइम से चेक करती रहती हूँ, मैं इसकी मॉनिटरिंग करती हूँ, खुराक में ऐसी क्या चीज़ है जो कि उसको हेल्दी रख सकती है? अना, इसमें ना जब मैं पेशेंट का रिकॉल लेती हूँ, खुराक भी ठीक होती है, सब कुछ ठीक होता है, मसला कहाँ आ रहा होता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी या वेट ट्रेनिंग नहीं होती। अच्छा। पेशेंट को एक, अगेन, जो शुगर का पेशेंट है ना, उसको हम प्रोटीन भी ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते, कार्ब्स भी बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते, फैट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते। तो अगर हमें इनका वेट गेन कराना है तो इनके लिए फिजिकल एक्टिविटी एंड दैट टू वेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जहाँ तक खुराक की बात है, उसमें आप अपने हाथ के बराबर, ये जो पूरा हाथ है, इतना ग्रिल्ड चिकन या फिश दिन में ज़रूर इस्तेमाल करें अगर आप अफोर्ड करते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर वगैरह का मसला नहीं है तो कम से कम हथेली के बराबर मटन या बीफ, यानी अगर वाइट मीट है तो वो पूरे हाथ के बराबर, और अगर आपका मटन या बीफ है यानी रेड मीट है तो वो आपने हथेली के बराबर कम से कम दिन में ज़रूर इस्तेमाल करना है। अगर आप इतना ही लंच और इतना ही डिनर में इस्तेमाल कर लेंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगेन, कई दफ़ा पेशेंट ये सारा कुछ कर रहा होता है, जिम नहीं जा रहा, तो मसल इतना लॉस होना शुरू हो जाता है।
इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वेट ट्रेनिंग। आप ठीक है। प्रोटीन पूरा करें अपना, यानी गोश्त का इस्तेमाल ज़रूर रखें, प्लस वेट ट्रेनिंग ज़रूर करें। ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आपके बच्चे की आपको मॉनिटर करनी है। बाकी एक अहम चीज़ जो कि मैंने डॉक्टर साहब की बातों से देखा, मॉनिटरिंग आपने करनी है। बच्चे का शुगर लेवल खुद चेक करें, इंसुलिन उसको खुद लगाएं, इंसुलिन मेंटेनेंस का तरीक़ेकार, उसकी स्टोरेज का तरीक़ेकार, वो आपने ज़रूर मॉनिटर करना है और अपने डॉक्टर के साथ राब्ते में रहना है। अगर आप बच्चे की सेहत चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सेहतमंद रहे, उसका शुगर लेवल कंट्रोल रहे, इसको मॉनिटर करते रहेंगे, लाइफ क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। खुराक के साथ साथ जो आयशा ने पॉइंट रेस किया बहुत अहम है, बच्चे का मसल लॉस नहीं होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा वीक होता चला जाएगा। इसके लिए मसल ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत होती है। ये ओवरऑल चीज़ें हैं जो कि आपने अपने बच्चे की मॉनिटर करनी है। अगर आप उसकी तंदुरुस्ती चाहते हैं, अगर आप उसकी सेहत चाहते हैं, तो ये तमाम चीज़ें नोट कर लें, डॉक्टर के साथ लाजमी राब्ते में रहिए। थैंक यू सो मच, आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।